सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, ये देख लें, बस अब 4 दिन रह गए हैं। पाकिस्तान में 2024 के इंतखाबात होंगे और ये इंतखाबात जो हैं ये हर लिहाज से मुनफरिद हैं। यानी कि वो क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं इसके, उस पर हम जाहिर सी बात है बात करेंगे। पिछले 1, 1.5, 2 सालों में पाकिस्तान में जो सियासत ने एक तरह से मैं कहूँगी सियासत की जो फाउंडेशंस ही हिल गई हैं। एक दूसरे के ऊपर तनकीद, एक दूसरे के खिलाफ धरने, एक दूसरे के खिलाफ करप्शन के दावे और फिर हासिल वसूल कुछ नहीं। मंशूर के हवाले से भी बात किया जाए तो अब ये वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो 30 साल से इक़्तिदार में हैं और मुसलसल इक़्तिदार में हैं, और उसके बावजूद भी ये बहुत अच्छी बात है कि अपना मंशूर दे रहे हैं कि हम आने के बाद ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि अभी भी पाकिस्तान में सियासी जो रविश है या जो रिवायात हैं इलेक्शंस की, वो वही है जो मेरे ख्याल से 19वीं सदी में होती थी। ये नहीं बता रहे कि जी पिछले 5 साल में हमने ये किया, 10 साल में हमने ये किया, 13 साल में हमने ये किया, हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की, ये बनाई, ये शाहराएं बनाई, ये सड़कें बनाई, निज़ाम ठीक किए। मतलब है आज भी क्या कह सकते हैं, सड़कों की और सीवरेज की हम बात करें। अभी 24 घंटे सिर्फ कराची में बारिश हुई। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और दुनिया के बड़े तरीन शहरों में मतलब 24 घंटे में उसका बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, जो कली थी वो खुल के सामने आ गई। हर तरफ पानी, अफरा तफरी, ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम, लोग फंसे हुए हैं 4-4, 5-5 बजे तक। एक दिन पहले जॉब्स पे गए हैं, अगले दिन सुबह तक वापस घरों को नहीं आ सके। तो शहर कराची में ये जाहिर सी बात है, ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, हमने इस शहर में किश्तियाँ भी चलती भी देखी हैं। लेकिन बहरहाल एक वक्त होता है, एक टाइम होता है। अब हम ये नहीं कह सकते कि जाहिर सी बात है बारिश के लिए जी कैपेसिटी नहीं है शहर की। क्यों नहीं है भैया, क्यों नहीं बनाई गई, अब तक नहीं बनाई गई? ये बड़ा सवालिया निशान है। क्या इससे आने वाले इलेक्शंस पे कोई असरअंदाज हो सकती है ये बात? उसके अलावा आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल रविश है वो भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पहले पीपल्स पार्टी और PMLN तो लड़ ही रहे थे ज़बानी कलामी, और MQM पाकिस्तान और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी काफ़ी तलखी हुई, बल्कि एक बच्चे की शहादत भी हो गई। उसके बाद अब हमने ये देखा कि आज और कल के दरमियान PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान यहाँ तक इल्ज़ामात लग गए कि अता तारड़ साहब ने आकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद वो शैला रजा ने उनका जवाब दिया। वो सुन ले कि क्या वाक़या था ताकि उस पर हम बात कर सकें। 3 इंपॉर्टेंट गेस्ट हमारे साथ हैं और हम तज्जिया करेंगे, क्योंकि अब सिर्फ 3 से 4 दिन रह गए हैं, क्या माहौल बनने वाला है। लेकिन ये क्या कह रहे थे बारे में ज़रा सुन लें। वेलकम बैक। हमें ज्वाइन किया है आमिर ज़िया साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं पाकिस्तान के नंबर पॉलिटिकल एनालिस्ट में आपका शुमार होता है। ज़मीर हैदर साहब, आप भी एक नामी ग्रामी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब सीनियर एनालिस्ट भी हैं, अपना शो भी करते हैं अपनी ज़ात में खुद। पाकिस्तान की सियासत अगर पंजाब के हवाले से हो तो मैं समझती हूँ कि बहुत ज़्यादा उस पर ग्रिप रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और आप तीनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ वक्त निकालने का। नसरुल्लाह मलिक साहब, मैं गुफ्तगू आपसे इसलिए शुरू करना चाहती हूँ कि मैंने आज शहबाज शरीफ साहब का एक मौक़िफ़ सुना, और इंटरेस्टिंगली मैं ये कहूँगी कि वो जो मनाजरे की बात हो रही थी तो उनको मैं ये कहूँगी कि अल्लाह ही की तरफ से मौका मिल गया कि ऐसी बारिश हुई कराची में कि सब कुछ बह गया। तो ये पहले कभी ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, हर साल ही कराची वालों के साथ ऐसा होता है। लेकिन मुझे वो तस्वीर भी याद है कि लाहौर में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई, गाड़ियाँ भी बह गई, अंडर पासेस में भी बड़ा पानी था। तो ये मामला तो आपने लाहौर में भी देखे होंगे, लेकिन उन्होंने बड़ा तंज किया आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पे। एक ये मामला। दूसरा, मुझे ये बताइए कि पंजाब की इलेक्शन के हवाले से क्या सूरत हाल है? ये जो मामला हुआ कि पैसे गिनने की मशीनें निकल आई और ये क्या मामला था?
शुक्रिया जैस्मीन। देखिए, बुनियादी बात तो ये है कि अगर हम लाहौर की बात करें, कराची की बात करें या मुल्क के दीगर शहरों की बात करें, तो डेवलपमेंट के हवाले से या सीवरेज के निज़ाम के हवाले से हमने बड़ी कोताही की है। उस कोताही की वजह हुकूमत की नाकस पॉलिसियां भी हो सकती हैं, अवाम का अदम तावन भी हो सकता है। आपके इल्म में है कि जहाँ आबादियाँ बसती हैं वहाँ पे आबादी किस तरीके से दोबारा डबल कर दी जाती है, जो उसमें अल्ट्रेशन कितनी कर दी जाती है। सीवरेज तो वही पुराना जो है वो उसी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो मौजूद होता है। इसमें मैं समझता हूँ कि सबका कसूर है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना कि जी अगर कराची में बारिश हो गई या लाहौर में बारिश हो गई, 24 घंटे पानी खड़ा हो गया, तो पानी ने अपना टाइम जरूर लेना है निकलने के लिए, क्योंकि सीवरेज जितना उसको सपोर्ट करता है सिस्टम पूरा, उसके मुताबिक ही पानी निकलेगा। सियासी बयानबाजी हमेशा इस पे होती रही है। कभी लाहौर को टारगेट किया जाता है, कभी कराची को टारगेट कर लिया जाता है कि कराची में तबाह कर दिया गया इसलिए वहां से पानी नहीं निकल सका। मैं समझता हूँ इसमें सबकी कोताही शामिल है। साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगी। कता कलामी कमाल साहब से मैं गुफ्तगू करना चाहती हूँ। उनको हमने लाइन अप किया था और ही इज रियली बिजी इन द कैंपेनिंग। मुस्तफ़ा कमाल साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान में कराची के मेयर भी रह चुके हैं, सब आपको जानते हैं। मुस्तफ़ा भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जैस्मीन, आपके? मैं खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी चल रही है मुस्तफ़ा भाई आपकी कैंपेनिंग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड। अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ने हमारी बात लोगों के दिलों में डाली है और लोगों का बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये बताइएगा कि पहले तो जाहिर सी बात है, मतलब बारिश के हवाले से मैं आपसे क्या पूछूं, आप तो खुद मेयर रह चुके हैं, सो आपको अच्छी तरह इल्म है। मैं खाली ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपके टेन्योर के बाद से कराची के अंदर क्या कोई ऐसा डेवलपमेंटल वर्क नहीं हुआ रोड्स के हवाले से? और एक ये बड़ा बच्चों वाला सवाल है, बुनियादी सवाल है, ये हर छोटी सी बारिश में हमारी रोड्स बह क्यों जाती हैं? क्या आपको लगता है कि उस दौर के बाद से अब तक कोई डेवलपमेंट ऐसी मेजर नहीं हुई या पीपल्स पार्टी ने नहीं इस पे कॉन्सेंट्रेट किया? जैस्मिन, अगर डेवलपमेंट तो बहुत दूर की बात है, जो मेरी बनाई हुई चीजें थी ना उसकी मेंटेनेंस भी नहीं। अगर सिर्फ मेरी छोड़ी हुई बनाई हुई चीजों को सिर्फ उसकी मेंटेनेंस ही करते रहते हैं ना, जिस तरह आप अपने घर की मेंटेनेंस करते हैं, जिस तरह आप अपनी मेंटेनेंस करते हैं, रोजाना आप मुंह धोते हैं, रोजाना आप शावर लेते हैं, रोजाना आप अपने बालों में कंघी करते हैं, तो ये आपकी मेंटेनेंस है ना। अगर आप एक इंसान भी एक हफ्ते तक जो है वो ना नहाए, ना धोए, ना मुंह धोए, ना कंघी करे, तो अगले दिन जो है वो अगले हफ्ते उसके घर वाले भी उसको नहीं पहचानेंगे। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये भी जो है वो उसको भी नहलाना पड़ता है, धुलाना पड़ता है, इसकी ब्रशिंग करनी पड़ती है, इसके बालों में कंघी करनी पड़ती है। इस तरह का ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसे होता है। आप 14 साल 14.5 साल हो गए, मुझे 15 साल हो गए, आपने पलटकर उसकी मेंटेनेंस तक नहीं की है। तो हमारे दौर के ये रिश्वत लिए हुए प्रोजेक्ट नहीं है जैस्मीन। अल्लाह का शुक्र है कि हमने जो एक नवाला अपने बच्चों को हराम निकला है, तो वो इसलिए आज तक वो चल रहे हैं। 15-16 साल हो गए आज तक ये चल रहे हैं, वरना अगर इनके दौर ये तो पता नहीं अपने जमाने में कितनी ये काला पानी फेरते हैं और वो सारा सब बह जाता है थोड़े दिनों में। तो आप अगर आज परसेंटेज मालूम करेंगे, आपके जो बीट रिपोर्टर होंगे ना सिटी गवर्नमेंट वाले, वो आपको बताएंगे कि सिटी गवर्नमेंट में 60 से 70% जो है वो रिश्वत का शेयर है। यानी कि 100 रुपए में आप 60-70% पैसे आप हराम दे दें तो वो परसेंटेज है, और आप 20-30% जो रह जाता है उसमें ठेकेदार जो है क्या काम करेगा। मैं ऐसे केसेस जानता हूँ जहाँ पर अफसर कहता है साइन कर लो फाइल पे, जो तुम्हारा प्रॉफिट है वो कैश ले लो, बच्चे फाइल साइन करके पूरे पैसे निकाल के दे दो। यानी कि फाइल पे ही प्रोजेक्ट बन गया, अप्रूव हो गया और पैसे रिलीज करके खा रहे हैं। मैं ऐसे प्रोजेक्ट जानता हूँ। तो ये लूट रहे हैं कराची को, जब ये हशर है सारा, और इसको ठीक होना है जरूरी। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अब देखें 3 से 4 दिन रह गए हैं, क्या पोजीशन देख रहे हैं आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की? क्या पीपल्स पार्टी को आप टफ टाइम दे सकेंगे? ANP से भी शाही सैयद साहब से भी आपने मुलाकात की, इट वाज अ वेरी गुड जेस्चर और ये एक अमन का पैगाम जाता है और उन्होंने भी इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट किया। लेकिन क्या आप उनको वाकई टफ टाइम दे सकेंगे? बिकॉज सालों से उनकी यहाँ हुकूमत है सिंध में, तो और इस दफा तो वो ये भी कह रहे हैं, और जिस तरह उन्होंने कैंपेनिंग किया, एंड वी मस्ट गिव देम क्रेडिट, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आस्था ने, इन्होंने बहुत ज्यादा कैंपेनिंग की है थ्रू आउट द कंट्री। तो उनका तो टारगेट ये है कि दे विल प्रोबेबली बी इन द फेडरल गवर्नमेंट। देखिए, पंजाब के लोगों को जो है वो और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को वो फेस नहीं करना पड़ रहा जो हम फेस कर रहे हैं यहाँ पर, और पूरे पाकिस्तान में जाकर
पीपल्स पार्टी एक यूनियन काउंसिल सिंध की नहीं दिखा सकती जहां पर 15 सालों से उनकी हुक्मरानी है कि वो पूरे पाकिस्तान में कोई एक मॉडल यूनियन काउंसिल बना सकते हैं, नहीं दिखा सकते। जहां पर पीने का पानी आता हो, सीवरेज का पानी घर पे जाता हो, रोड टूटी हुई ना हो, स्कूल में तालीम हो, अस्पताल में दवा हो, रात में लाइट आती हो, सुबह गैस आती, एक यूसी नहीं है 15 सालों की हुक्मरानी के बाद 22,000 अरब रुपए खर्च किए। आज पीपल्स पार्टी ये नहीं कह सकती कि लाहौर में खड़े होके कि लाहौर वालों हमें वोट दो, हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। कह सकते हैं ये वाली बात? लाहौर वाले अगर भागना शुरू हो जाएंगे जलसा गाह से अगर ये कह दिया, क्योंकि कराची में हर तीसरे दिन गटर में गिरकर बच्चा मर रहा है। आप दुनिया चांद पर जा रही है और सिंध हुकूमत अभी तक जो है वो गटर के ढक्कन नहीं लगा सकती है। ये हाल है, ये हालात हैं सिंध में। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद कहते हैं कि उनके घर में भी, बिलावल हाउस में भी पीने का पानी टैंकर के जरिए आता है। जरा कोई उनसे पूछे कि भाई 15 सालों से आपका वजीर आला है, उससे जरा पूछो वजीर आला से कि ये टैंकर का पानी अगर टैंकर में आ रहा है तो आपकी नलकों में, लाइनों में क्यों नहीं आ रहा? तो 15 सालों में तो आ जाना चाहिए। तो आप कॉन्फिडेंट है कि आप टफ टाइम देंगे? नहीं, टफ टाइम की जरूरत नहीं है। हम क्या इनको टफ टाइम देंगे? इनके पास कुछ भी नहीं है। हम इंशाअल्लाह ताला अपनी 2013 की पोजीशन पे एमक्यूएम वापस जा रही है और जाएगी इंशाअल्लाह ताला, और हम अपनी पोजीशन वापस लेंगे और हम इस सिंध को ठीक करेंगे। हम अर्बन सेंटर भी ठीक करेंगे और सिंध के डी इलाके में ठीक करेंगे इंशाअल्लाह ताला ना। बहुत बहुत शुक्रिया। हम मुस्तफ़ा कमाल साहब से बात कर रहे थे। नसरुल्लाह मलिक साहब, माफ, उनकी मुझे कॉल इसलिए लेनी पड़ी कि आपको पता है हर शख्स कैंपेनिंग में है और किसी से भी इस वक्त बात करना जो है ना वो काफ़ी मुश्किल है। खैर, उनका मौक़िफ़ आपने सुन लिया। अच्छा, मैं जो आपसे पूछ रही थी कि ये अता तारड़ वाला क्या मामला हुआ, अब चले इस बात से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो भी मामला हुआ, आपस की लड़ाई झगड़े, क्या पोजीशन है पीपल्स पार्टी की पंजाब में? काफ़ी कैंपेनिंग की है पीपल्स पार्टी ने, बल्कि आई थिंक दे आर द ओनली पॉलिटिकल पार्टी कि उन्होंने केपी में, पंजाब, और वो महीनों से लगे हुए हैं। बिलावल साहब खुद जगह जगह जाकर हर तरीके से कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो इस दफा उनकी 2018 और 13 के इलेक्शंस के से एनालिसिस करते हुए क्या पोजीशन होगी? क्विकली इस पे कमेंट कर दें ताकि मैं बाकी दो गेस्ट की तरफ जाऊं। देखिए, इस बात पे क्रेडिट देना चाहिए बिलावल भुट्टो जरदारी को कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन बड़ी मौसर अंदाज में चलाई है। बेशक ये कहना कि इस कैंपेन के बाद पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर मुकम्मल कम बैक कर जाएगी, ये बड़ा मुश्किल सवाल है। अच्छा, लगता ये है कि मुल्तान के अंदर गिलानी बिरादरान, यूसुफ गिलानी साहब, राजा परवेज अशरफ साहब गुजर खान के अंदर, और लाहौर के अंदर बिलावल भुट्टो अच्छे वोट लेंगे। मैं जीतने की बात नहीं करता कि वो इलेक्शन जीतेंगे या हारेंगे, ये तो 8 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन उनकी कैंपेन के नतीजे में वो बेहतर परफॉर्म वहां पे अपने उस हल्के के अंदर अता तारड़ के खिलाफ कर सकते हैं। दूसरा, जनूबी पंजाब के अंदर भी मखदूम अहमद महमूद साहब का इलाका है, वहां पे उन एरियाज के अंदर पीपल्स पार्टी अपने आप को बेहतर पोजीशन में ला सकती है और शायद लाएगी। अलबत्ता ये तासर जरूर पैदा हुआ है, इलेक्शन जीते या न जीते पीपल्स पार्टी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी की इस कैंपेन के नतीजे में उनका पुराना कारकुन जो घर में बैठा हुआ था, जो बिल्कुल मायूस हो चुका था, जो पीपल्स पार्टी के साथ चलने को तैयार नहीं था, वो मोबिलाइज जरूर That's true. बहुत फर्क पड़ा है। ये बात आप सही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी जो काफी हद तक महदूद हो गई थी बिलावल साहब की इस कैंपेन की वजह से, वो उसका पुराना कारकुन तो मुतहरिक हुआ भी है और नए लोगों में भी जोश पैदा हुआ है। जमीर हैदर साहब, आने वाले इलेक्शंस में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो मतलब है, तहरीक इंसाफ की तो जाहिर अब हम बात कर ही नहीं सकते, वो तो सब आज़ाद ही लड़ेंगे, बट ओवरऑल आप क्या पोजीशन देखते हैं, स्पेशली पीडीएम की गवर्नमेंट खत्म होने के बाद क्या पोजीशन देखते हैं? एक बड़ी आज जो डेवलपमेंट मैंने देखी कि जहांगीर तरीन साहब कह रहे थे हमारा लीडर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होगा, सो दैट मींस कि उनका जो वोट बैंक है वो भी पीएमएलएन की तरफ होगा। जी शुक्रिया जैस्मीन। आईपीपी तो वाज़े तौर पर जब अलायंस में जा चुकी हुई है, 3 तो बड़ी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हुई हैं, 2 लाहौर में, 1 मुल्तान में, और एमपीएस की सीट्स पे भी एडजस्टमेंट्स हुई हैं, तो वो तो वाज़े तौर पर कहेंगे कि हमारा लीडर मियां नवाज शरीफ है। और लेकिन 8 फरवरी को पोल्स होंगे, मैं तवक्को कर रहा हूँ कि बहुत एक अच्छा मतलब साइजेबल लोग जो हैं वो वोट के लिए जाएंगे और टर्नओवर अच्छी हो, तो उसके बाद रिजल्ट्स भी यकीनन मजेदार होंगे। और अभी तक तो आपने कहा पीडीएम, तो मैं तो पीडीएम 2 ही देख रहा हूँ। अब देखना ये है कि इस पीडीएम 2 में ड्राइविंग सीट में पीएमएलएन बैठेगी और उसके साथ अलायंस होगा विद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन ऑपोजिशन, या फिर पीडीएम 2 की गवर्नमेंट होगी, पीपल्स पार्टी ड्राइविंग सीट में होगी, क्योंकि जरदारी साहब तो अभी तक कहते हैं कि बहुत से ऐसे कार्ड्स हैं जो उन्होंने अभी छुपा कर रखे हुए हैं। फिर इंडिपेंडेंस के ऊपर कह रहे हैं कि बाकायदा इन्वेस्टमेंट, नॉट इन फाइनेंशियल टर्म्स, यस प्रोबेबली,
लेकिन इन्वेस्टमेंट के जी उनको अप्रोच किया जा रहा है, उनके ऊपर टाइम लगाया जा रहा है, उनके पास लोगों को भेजा जा रहा है, उनको अपनी तरफ मतवज्जे करने की कोशिश की जा रही है। फिर एक सिंपैथी कार्ड भी खेला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने, जिसमें वो जो साबिक पीटीआई थी उसके जो लोग हैं जो आजाद आ रहे हैं उनके साथ इजहार यकजहती और ये यकीन दिलाना कि जनाब कोई सियासी कैदी नहीं होगा और जुल्म हो रहा है, औरतों को जेल में बंद, तो वो भी सिंपैथी कार्ड भी खेला जा रहा है। दूसरी जानिब जो पीडीएम 2 की जो दूसरी शक्ल हो सकती है वो ये हो सकती है कि पीपल्स पार्टी ड्राइविंग सीट में हो, उसके साथ बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स हों, कुछ जमातें भी हों और पीएमएलएन ऑपोजिशन में हो। लेकिन तीसरी पोजीशन जो कि जरदारी साहब खुद भी कह चुके हैं कि जब उनसे पूछा जाता है कि जी क्या पीएमएलएन के साथ मिलकर दोबारा बैठकर, तो वो फिर कहते हैं कि अभी इट्स टू अर्ली टू से। तो तीनों ऑप्शंस हैं, कौन ठीक में होगा, किसके साथ बैठेगा और कौन की ऑपोजिशन में। आमिर ज़िया साहब आपका जी ठीक है, ज़मीर हैदर साहब आई कम बैक टू यू। आमिर ज़िया साहब, ये जो अब तक आपने बातें सुनी इस हवाले से और कल कराची में होने वाली बारिश से आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा कराची के मैंडेट पे? और इस बात पे गौर करें कि मुस्तफा कमाल साहब बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि हम 2013 वाली पोजीशन पे वापस जा रहे हैं एमक्यूएम पाकिस्तान। तो क्या आपको लगता है कि एमक्यूएम का वो मोटर मुतहरक हो गया है, कनेक्ट कर चुका है और इस दफा वो एक गेम चेंज हो सकती है जो पिछले कई सालों में नहीं हुई कराची में? देखिए, दो तीन बातें। पहली तो जो ज़मीर हैदर साहब फरमा रहे हैं, इन्होंने 3 मंजरनामे रखे और मैं बड़ी हद तक एग्री करूंगा। और मुझे तीसरे मंजर एक मखलूत हुकूमत हो और उसमें तमाम ही जो पीडीएम 2 कहने आप उसको वो आपके सामने जो है लीड कर रही हो, तो इस चीज के मुझे बहुत ज्यादा एक इम्कानात नजर आते हैं। अच्छा, जहां तक ये ताल्लुक है कि बिलावल साहब ने बहुत सख्त पोजीशन ली हुई है नून लीग के खिलाफ, तो अगर उन्हें अपनी पार्टी का एहा करना है पंजाब, तो वो फिर मजबूर है कि वो नून लीग पे तनकीद करें। लेकिन उसके मुकाबले में हम देखते हैं कि नून लीग बहुत संभल के अभी तक खेल रही थी। अताताड़र वाले इल्जाम अगर आप निकाल दें तो उन्होंने उस तरह से जारहानापन नहीं दिखाया जी। तो बिल्कुल आगे चलकर ये दोनों जमातों में कुर्बतें हो रही हैं और बिल्कुल ये बात है कि कौन सी पार्टी ड्राइविंग सीट पे होगी वो फैसला करेगा कि कौन कितने सीट्स लेता है। पीपल्स पार्टी जो है, अगर पीपल्स पार्टी के दावे अपनी जगह, वो तो सिंध से 50 सीट्स 61 में से 50 नशिस्तों का दावा कर रहे हैं, नासिर हुसैन शाह साहब ने किया और उनके सीनियर अरकान ने, लेकिन कम से कम 40, 42, 43 सीट भी अगर मिल जाए उनको, इसको आप रूल आउट ना करें सिंध से, तो उनकी पॉकेट में, उनकी जेब में है। उसके बाद फिर वो बलूचिस्तान से, केपी से, साउथ पंजाब से और सेंट्रल पंजाब से भी अगर वो आ जाते हैं, फर्ज करें 60, 65, 70 सीट के ऊपर, तो फिर एक बहुत इन्फ्लुएंशियल ग्रुप होगा। और जरदारी साहब को ये आर्ट आता है कि वो कहते हैं आजाद उम्मीदवारों को भी अपने साथ मिला सकें, वो रूठे हुए जो है मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी जिनको साथ मिला सकें, देन इट विल बी एनीबडीज गेम। तो ये बात है। और उसमें फिर ये जो ख्वाब है कि नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बने, तो एक बिलावल ने जो सस्टेन पोजीशन ली है कि अगर नून लीग आती है, कहते हैं कोई और आ जाए, कोई और नौजवान आ जाए, तो फिर देखिए वो नौजवान कौन होता है, वो बरादर खुद होते हैं, कोई और होता है, तो एक दिलचस्प सूरत हाल होगी। हो सकता है कि मान लें नवाज शरीफ पे मान लें, लेकिन एक दिलचस्प सूरत हाल, अच्छा गिव एंड टेक हो रहा होगा। एक बात। अच्छा, आखिरी बात जो आपने कराची की बारिशों से की ना, देखिए कराची में बारिश होती है, कराची में बेशुमार हमारा कुत्ते घूमते हैं, लोगों को भंबोड़ रहे होते हैं, कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल है, कराची में कूड़ा करकट नहीं उठता। लेकिन हमारे यहाँ जो दिलचस्प बात है, और सिर्फ कराची की नहीं, यही सिंध में भी सूरत हाल है, तो वहां पर लोग अगर कारकर्दगी पे देखते तो पता पीपल्स पार्टी ना होती। सही बात है। तो पीपल्स पार्टी का जो भी हमारे यहाँ जो है कैप्टिव वोटर होता है, तो रिगार्डलेस ऑफ परफॉर्मेंस कुछ भी करें, कोई भी बात करें, लोग वोट देते। तो मैं देख रहा हूँ कि जहाँ पे देही सिंध में पीपल्स पार्टी मजबूत है, तो शहरी सिंध में वो जरा सा गेन करेगी। उनकी 2-3 नशिस्तें तो रिवायती तौर पर होती हैं, एक आध नशिस्त उनको ज्यादा मिलने का इम्कान है। जहाँ तक एमक्यूएम का ताल्लुक है, आखिरी जुमला मुझे पता है नसरुल्लाह साहब का एक्सपर्ट ओपिनियन मैंने भी सुना है, नहीं, कोई बात वो ये है कि एमक्यूएम जो है वो यकीनन गेन करना है, एमक्यूएम को गेन करना है। और जाहिर है कि 2018 वाला पोजीशन से ज्यादा बेहतर होंगे। अब इनकी सीट नंबरिंग कहाँ पे जाके रुकती है, 8-10 पे रुकते हैं, 12-14 पे रुकते हैं, ये इट इज एनीबडीज गेम। हैदराबाद में भी 3 सीट्स हैं, तो उसमें कम से कम 1 या 2 निश्चितें जो है एमक्यूएम लेगी, एक पीपल्स पार्टी की हो सकती है, तो उसमें आप फिर एमक्यूएम समवेयर बिटवीन 12 से 16 के दरमियान कहीं पे झूल रही होगी।
अगर बहुत ही कंजर्वेटिव करें। अब एक आध सीट पे होगा कि GDA कितनी लेती है, नून लीग क्या कोई सीट लेती है नहीं लेती है, प्रोविंस में ले हो सकता है, NA में ना ले पा रही हो, तो बड़ा मतलब है। लेकिन प्रेडिक्टेबल जो है वो होंगे, रिजल्ट होंगे, कोई उसमें आपको चिंबे की बात नजर नहीं आएगी। PTI का वोटर कितना निकलता है, क्योंकि PTI बिल्कुल बतौर जमात आउट हो चुकी है जी। लेकिन उसकी पॉकेट्स बड़ी मजबूत है, पढ़े लिखे लोगों में बहुत मजबूत है। और एक बड़ा सवाल ये भी है जी एक ब्रेक लेने दें आमिर साहब, सॉरी एक ब्रेक ले लेती हूँ, उसके बाद एक ये भी है कि उनका वोटर अगर निकलता है तो किस तरह निकलता है और उसका वोट किस तरह पड़ेगा, और फिर वो जो निशान या सिंबल के हवाले से कंफ्यूजन है वो क्या होगी। राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। नसरुल्लाह मलिक साहब, पंजाब की सूरत हाल पर भी बात कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जाहिर है पाकिस्तान की सूरत हाल पे जो बात करें। अच्छा, ज़मीर हैदर साहब ने जो बड़े इंटरेस्टिंग सिनेरियो पेश किया है, एंड मुझे भी काफ़ी हद तक एक मुझे ऐसे लग रहा है सूरत हाल को देखते हुए कि ऐसी डेवलपमेंट हो सकती है PDM2 टाइप। बट अगर PDM2 टाइप डेवलपमेंट होती है आफ्टर द इलेक्शन, तो क्या ड्राइविंग सीट पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मतलब विल ही एक्सेप्ट कि वो उस ड्राइविंग सीट जिसके लिए वो आए हैं उस पे ना हो, यानी कि 4th टाइम प्राइम मिनिस्टरशिप अगर उनको नहीं मिलती तो क्या पीपल्स पार्टी को वो ये देने के लिए रजामंद हो सकते हैं? देखिए, आज के दिन तक तो जो मेरा तजिया है या जो मेरी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो मियां नवाज शरीफ ही अगली हुकूमत के सरबराह होंगे, यानी वजीर आजम पाकिस्तान होंगे। और मियां नवाज शरीफ के साथ जो जमातें शामिल होंगी उसमें JUI होगी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी होगी, आज़ाद उम्मीदवार होंगे, दीगर बलूचिस्तान से पार्टियां हो सकती हैं। लेकिन ये कहना कि मियां नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के साथ जाकर हुकूमत बनाएंगे, ऐसा अभी तक तो मुझे दिखाई नहीं देता। मियां नवाज शरीफ के बारे में PMLN फैसला कर चुकी है कि वो वज़ारत उज़्मा उन्हीं के पास होगी। अलबत्ता ये जो खबरें आ रही हैं कि जी अगर अक्सरियत नहीं मिलती, इतनी तादाद में MNAs नहीं आते PMLN के पास, फिर पीपल्स पार्टी के पास जाना पड़ता है, तो शहबाज शरीफ साहब ड्राइविंग सीट पे होंगे, इसका भी इम्कान मुझे तो शायद बहुत कम नजर आता है। दूसरी बात जो ज़मीर हैदर साहब बात कर रहे थे कि वो वोटर जो PTI से वाबस्ता है पंजाब के अंदर या दीगर सूबों के अंदर, वो अगर बड़ी तादाद में निकल आता है, टर्न आउट बहुत बढ़ जाता है, तो उसकी बुनियाद पर कोई बड़ा अपसेट हो सकता है। सच्ची बात है तो मुझे ऐसा होता हुआ भी कहीं नजर नहीं आता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि अगर आप लाहौर जहां मैं इस वक्त बैठा हूँ, हाँ यहाँ की बात कर ली जाए, ख्वाजा साद रफीक का मुकाबला है लतीफ खोसा साहब से। यानी आपने लतीफ खोसा साहब को कभी किसी से मिलते, किसी कैंपेन चलाते, किसी के पास आते जाते नहीं देखोगे, जबकि साद रफीक सारा दिन और सारी रात से अपनी कैंपेन कर रहे होते हैं। पाकिस्तान की सियासत में ऐसा कभी नहीं होता कि कोई शख्स ना उम्मीदवार बन के मैदान में आए, ना उसके पास पार्टी का सपोर्ट हासिल हो, ना उसकी पार्टी गलियों में जाके लोगों से वोट मांग रही हो और इतनी बड़ी तादाद में वो वोट ले जाए कि वो इलेक्शन को अपसेट कर दे। ऐसा शायद होता हुआ कहीं दिखाई नहीं था। अच्छे वोट मिल सकते हैं, PTI को के हमायत याफ्ता लोगों को वोट मिल सकते हैं। इसकी वजह यह कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है, उस वोट बैंक की वजह से आप ये कह सकते हैं कि उनको अच्छे वोट मिले हैं। लेकिन अगर आप इंटीरियर पंजाब में चले जाएं, जब लोगों को ये पता चल जाए कि ये इलेक्शन हारने वाली पार्टी है, ये इख्तिदार में नहीं आ रही है, इनकी हुकूमत नहीं बनेगी, तो आप 15 से 20% वोट लूज कर जाते हैं। मैं खुद कल नारोवाल में गया, नारोवाल में जाके कुछ लोगों से मिला, PTI से वाबस्ता लोग थे। मैंने कहा जी आप PTI को वोट डाल रहे हो? उन्होंने कहा जी नहीं, PTI के हम साथ हैं, लेकिन इस दफा क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि हमारा उम्मीदवार जो है वो कहीं नहीं है, तो इसलिए हम फलां जो ग्रुप है उसके साथ चले गए। तो ये लोग नहीं ऐसा करते कि बिल्कुल जो है वो 100% वोट कास्ट करें किसी पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर। वो हवाओं का रुख देख के पाकिस्तान की आवाम हवाओं का रुख देखकर अपने वोट का भी क्योंकि देखिए ना हमारे यहाँ बरादरी सिस्टम, कास्ट सिस्टम, और फिर ये इतने मतलब अर्बन इलाकों के वोट तो कम है ना, दही इलाकों के ज्यादा है, रूरल के ज्यादा है, और वहां पे किस तरह वोट डलता है और किस तरह सारे गांव के गांव इकट्ठे किए जाते हैं या वोट के लिए, ये सिस्टम तो हमें सबको पता है। ज़मीर हैदर साहब, अगर ये जो आज़ाद उम्मीदवार है
कह रहे हैं कि इस दफा ये भी हवाओं के रुख तब्दील कर सकते हैं, बड़ा फैसला हो सकता है। अब सबके पास अलग अलग निशान है, लेकिन जाहिर सी बात है हर एक को ये जाके बताना कि वो तहरीक इंसाफ का वोटर जो कि आज़ाद उम्मीदवार के साथ जुड़ सकता है या नहीं जुड़ सकता, वो निकलेगा या नहीं निकलेगा, अपसेट करेगा, तो ये तो खैर 8 को ही पता चलेगा। लेकिन आपका तज्जिया क्या कहता है, अगर इतने बड़े केसेस हों और ये भी आपको नजर आ रहा हो कि जी इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, मुश्किल भी है, हुकूमत भी नहीं बननी, तो वो जोश और जज्बा नहीं नजर आता जो 2018 में होगा? जैस्मीन, पहले तो नसरुल्लाह साहब को मैं बताऊं कि मैंने ये नहीं कहा था कि वो पीटीआई का वोटर ज्यादा तादाद में निकलेगा तो टर्नओवर, मैंने ओवरऑल बात की थी कि अगर टर्नओवर अच्छी होती है तो एक दिलचस्प सिनारियो बनेगा, आपको एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट सामने आएगा। और मैं तवक्को ये करता हूं कि टर्नओवर ज्यादा होनी चाहिए। मैं इसलिए टर्नआउट ज्यादा होनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो फलां पार्टी के लोगों को निकलना चाहिए, उनको नहीं निकलना चाहिए। मेरा कहना ये था कि टर्नआउट ज्यादा होगी तो यकीनन आपको फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट सामने आएगा। दूसरा जो बात की, 2 सिनेरियो बेसिकली हो सकते हैं जो आपने बात की है कि नाराज, अभी 2 परसेप्शंस हैं। एक तो ये कि जितनी सजाएं हो रही हैं और उसकी वजह से लोगों के अंदर गुस्सा ज्यादा आ रहा है, उनका वोटर सपोर्टर है जो भी है, वो शायद बल्ले का निशान नहीं भी है तो वो ढूंढेगा कि कौन है उससे एफिलिएटेड जिसको वो जाके वोट करे। एक तासुर ये है। दूसरा तासुर ये है कि बल्ले का निशान ना होने से उस पार्टी को नुकसान बहुत पहुंचा है, उसके वोटर को नुकसान पहुंचा है, उसके सपोर्टर को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि कंफ्यूजन है। बहुत से हल्के हैं, नसरुल्लाह साहब मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं, जहां पे एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं और वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास उसी पार्टी की एफिलिएशन है या उसी पार्टी ने हमें बैक किया हुआ। फिर काउंटर वेबसाइट्स, अब कौन बना रहा है, आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दैट, कि जी वो आपने अगर एक्चुअल अपने कैंडिडेट को ढूंढना है जो कि फलां पार्टी से एफिलिएटेड होगा और आजाद होगा, वो वहां पे आप जाएं, जाके उसे ढूंढें, आपको पता लगेगा कि यस वो स्पॉन्सर्ड है, वो उसका है। तो ये इन चीजों से यकीनन उस पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचा बल्ले के निशान के गायब होने से। क्योंकि आप जैस्मीन एक चीज ज़हन में रखें कि निशान बेसिकली क्यों होता है, वो इसीलिए होता है कि हमारे यहाँ शरह ख्वानगी अब तो खैर माशाल्लाह बहुत है, लेकिन उसको कम होने की वजह से नाम पढ़ने में अगर कोई दुश्वारी आती हो तो उसके जहन में वो तस्वीर एक दे दी जाती है कि यार ये इस किस्म का एक खाका बना हुआ होगा, उस पे पोलिंग उस पे पेपर पे, बैलेट पेपर पे, तो उस पर आपने इस जगह पे मोहर लगानी है जहां पे ये निशान बना होगा। तो इसलिए तो मैं समझता हूं कि उसने बहुत बड़ा फर्क डाल दिया। और फिर लेकिन उसका काउंटर आर्गुमेंट ये भी आ रहा है कि जी लोग जो इस तरह कंसेक्टिव सजाएं आई हैं एक हफ्ते, स्पेशली जो ये कल वाली जो सजा है, परसों वाली जो सजा है, ये वाली जो सजा है ना, ये जो कंट्रोवर्शियल सजा है, इस मतलब इस पर्सनल इशू पे इसकी वजह से एक सेंटिमेंट है। आमिर ज़िया साहब, ऑब्वियसली एक मतलब एक आज़ाद सोच रखने वाला मुल्क है, तो हर एक की एक अपनी सेंटिमेंट है, और काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो ख़वातीन हैं, दीगर लोग हैं, उनको भी इस पे एतराज़ हुआ है। और जाहिर सी बात है ये एक अजीब कंफ्यूजिंग सी एक चीज़ थी जो कि शायद बहुत सारे तज्जिया निगारों का ख्याल ये है, जिसकी तरफ ज़मीर हैदर साहब पॉइंट आउट कर रहे थे कि अगर ये ना होता, 2 कन्विक्शंस बहुत थी, इट वाज मोर देन इनफ, क्योंकि ऑब्वियसली इस मुल्क में लाडला ज़्यादातर देर तक कोई रहता नहीं है। मतलब यहाँ लाडला रहने के लिए भी लिमिटेड पीरियड ही है, उसके बाद वो लाडला खुद ही ट्रेन से उतर जाता है। अब ये 8 फरवरी के बाद ये लाडला, नया लाडला कितना अरसा रहेगा, ये आप भी इधर ही है, मैं भी इधर हूँ, 30 साल से देख रहे हैं, अगले 3-4 साल में ये कली भी खुल जाएगी, बल्कि 1.5-2 साल में। तो ये इस पर आपकी क्या सोच है? देखिए, पहले तो आते हैं नए लाडले की तरफ ना। अब जो इस वक्त आगे मंजरनामा बनेगा हमारी और मखलूत हुकूमत में, हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि SIFC नामी एक फोरम है, और वो फोरम जो है बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए। लेकिन अच्छा, वो केयरटेकर के साथ चल सकता था, वो जो है शहबाज शरीफ साहब बहुत ज्यादा लोगों को अकोमोडेट करते हैं, वो लोगों के साथ गुजारा कर लेते, उनके साथ चल सकता है।
क्या वो नवाज शरीफ साहब जब ड्राइविंग सीट पर होंगे चलेगा, और फिर अगर उसमें क्या मंजरनामा होगा, एक सवाल। और हमें माजी की जो मिसालें मिलती हैं कि नवाज शरीफ साहब तो अपनी फेडरल कैबिनेट को भी जो है लिफ्ट नहीं दिया करते थे और किचन कैबिनेट में फैसले करते थे और इदारों को इग्नोर कर देते थे, चाहे वो फॉरेन ऑफिस हो, चाहे वो हमारी मिलिट्री सर्विस, उस जमाने की बात है। ठीक है। और इस उम्र में, जब जिस उम्र में आज माशाल्लाह नवाज शरीफ, उसमें आप नई चीज नहीं सीख सकते। अगर आप तवक्को करें कि जैस्मीन मंजूर अब एक नई किस्म की एंकर बन जाएंगी तो मुमकिन नहीं है। जो जैस्मीन किस तरह की एंकर है वैसे ही रहना है आपने ना। सही बात। लेकिन तो उसी तरह जो है आमिर भाई, मियां नवाज शरीफ 2024 में बन गए हैं। ये नसरुल्लाह साहब की ख्वाहिश है या इन्फॉर्मेशन पता नहीं। आमिर भाई कंप्लीट कर ले, फिर मैं पूछ लूंगी नसरुल्लाह साहब से कितना चेंज आया। सर पर लाडला की सिचुएशन अच्छी डिफाइन कर रहे हैं आप। आमिर भाई आपकी आवाज म्यूट हो गई है। दूसरी बात ये है कि जो मैं ये कह रहा हूँ कि नसरुल्लाह साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। आपको आवाज आ रही मेरी? जी अब आ रही है। नसरुल्लाह साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि जो मौजूदा इस वक्त जो लाडले तरीन है वो नवाज शरीफ साहब हैं और उनके लिए जो है जमाओ मक्का उनके साथ है। ये भी हकीकत है कि जो लाडला बनाते हैं और एक तारीख होती है ना, उसमें उनको भी तजुर्बा है कि नवाज शरीफ साहब का क्या सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि पॉपुलर वोट जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ है। इलेक्शन में उनको लेके जाना है, उनको लीड कराना है। उसके बाद जब मैं कह रहा हूँ ना कि इलेक्शन के बाद अगर पीपल्स पार्टी अच्छी सीट्स लेकर आ जाती है और पीपल्स पार्टी भी 19-20 में आ जाती है, 18-20 में भी आ जाती है, 17-20 में भी आ जाती है, तो दे कैन गिव अ टफ टाइम। पीपल्स पार्टी जोर लगा सकती है, जैसे उनका पूरा जो है एंगल है बिलावल का कि जी नवाज शरीफ साहब ना हो कोई और हो, अब उनकी पार्टी में वो कहेंगे किसी और को बाहर दिया जाए। तो एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल में वो लव स्टोरी कर रहा हूँ जो हमारे जमीर ने कहा, जमीर हैदर ने, कि बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो कि इसका टेम्पलेट हमें नहीं मिलता। ख्वाहिश ये है जाहिर कि नून लीग में ख्वाहिश ये है, उनकी पॉपुलर जी नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे, उनको लीड करना चाहिए असूली तौर पे, लेकिन हमारी कुछ हकीकतें हैं और उसमें जैसे SIFC की मैंने मिसाल दी और फिर दीगर मामला आ जाते हैं, भारत के साथ ताल्लुकात आ जाते हैं। नवाज शरीफ साहब और उसमें गर्मजोशी दिखाना की ख्वाहिश सकते हैं। हमारी रियासत के मफाद ये हो सकता है कि जनाब गो स्लो, क्योंकि कोई टेकर्स फॉर पीस नहीं है और वहाँ पर जितनी मुस्लिम दुश्मनी हो रही है और पाकिस्तान दुश्मनी पर उनकी इलेक्शन कैंपेन होती है, हमारे यहाँ तो भारत को डिस्कस ही नहीं कर रहा कोई इलेक्शन कैंपेन में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई नाम ही नहीं ले रहा इलेक्शन कैंपेन। तो ये चीजें जो है ये हकीकतें हैं हमारी, और उसमें आप कुछ भी कर लेंगे जी, हो सकता है कि हमारी एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती हो कि ताल्लुकात बेहतर हो, लेकिन वहाँ पे कोई टेकर्स और पीस हो, हम नाक रगड़ के तो भारत के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं कर सकते। हम कहें जी ठीक है आपने मकबूजा कश्मीर भी आपका हुआ, उसके बाद जनाब आप इस कश्मीर पे और गिलगित बल्तिस्तान पे भी नजरें गाड़े बैठे हैं, हर मस्जिद के ऊपर आप कब्जा कर लेंगे जो मुसलमानों की भारत में है, उसको तोड़ देंगे और हम लोग मतलब पाकिस्तान जो अभी तो खैर कमजोर है, मुश्किल में है, लेकिन हमेशा ऐसे ही रहेगा, मुझे मुश्किल नजर आता है। तो उसमें हमें पता है कि हमारी कुछ सियासतदानों के क्या रवैये होते हैं, उनकी क्या दिली ख्वाहिशात हैं। तो अभी देखें तेल की धार देखें, उर्दू के मुहावरे में, मैं लंबी बात कर गया। जो इद्दत वाला केस है, 2 जुमले मैं कहूंगा। देखिए जब आप केस पे कमजोर अगर कोई आप फैसला करते हैं ना, जो कि आपने देखा कि सिविल सोसाइटी ने कितना रद्द-ए-अमल का इजहार किया, तो जो आपके जेन्युइन केसेस होते हैं वो भी बाज़ औक़ात कमजोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो रद्द-ए-अमल आया है मेरे ख्याल में बड़ा बिला जरूरत था, और ये फैसले जो होते हैं ये मतलब है शौहर और बेगम के दरमियान होते हैं। खुद मानिका साहब ने इतनी कलाबाजियां खाई हैं, वो पहले क्या कहा, वो तो खुद एक इतने मशकूक इंसान है, मैंने देखा आमिर ज़िया साहब, वो खुद इतने मशकूक इंसान है, और ये आप बिल्कुल तलाक के बाद वो तारीफें करते थे बुशरा जी बिल्कुल ठीक है, पाक दामन कोई नहीं है। हाँ ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। होगा मेरे ख्याल में बड़ा बिलाजरत किससे तरह दिया, तो मुझे बड़ा एक तकलीफ में है, बतौर पाकिस्तानी में बहुत तकलीफ में हूँ कि हमारी सियासत जो है कहाँ तक चली गई है। आपने किसी ने गद्दारी किया, बिल्कुल टांग दें, आपने किसी ने रियासती इदारों पे हमला किया, करते हैं, लेकिन ये चीजें बिलो द बेल्ट, ये बिलो द बेल्ट है, आप ठीक कह रहे हैं। इससे बड़ा जनाब क्या किया, वो जो 2 केसेस थे ना वो भी अब रगड़े में आ गए हैं कि वो लोग वो कन्विक्शन भूल गए हैं, और फोकस जो 9 मई का वाकया था वो एक बहुत घिनौना और बुरा वाकया था। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो चीज है इस पर पाकिस्तानी अवाम का, एंड आई थिंक ऑल ओवर एक आया है, तो ये एक फीलिंग है कि मेरे ख्याल से ये अब कोई गलत हो गया है,
और ये बड़े बड़े लोग इसके ऊपर बात करें, और आप यकीन करें वो सारे लोग जो इतने एंटी पीटीआई हैं और हमेशा से रहे हैं, वो भी इस पर जो है वो भी कह रहे हैं कि ये दिस इज टू मच, ये नहीं होना चाहिए था। नसरुल्लाह मलिक साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? और आप कह रहे थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो बदल भी गए हैं और अब वो हर तरीके से हर सियासतदान के साथ, हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ, मां से पीटीआई जाहिर सी बात है, और ओके और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के साथ और सबके साथ चलने के लिए बिल्कुल पूरी तरह तैयार है। मतलब पास्ट को भुला के, अपनी कन्विक्शंस को भुला के, पनामा को भुला के। देखिए, मैं अगर आप माजी से कंपेयर करेंगे तो आज 2024 में बहुत फर्क है। अच्छा, आप सब्र करें कि DGISI की एक्सटेंशन की बात हुई, मियां नवाज शरीफ साहब खामोश हैं, होने दी, बल्कि करवा ली। उससे पहले ये तो सब्र मियां साहब के हाथ था कि नहीं, एक्सटेंशन किसी को नहीं मिलनी चाहिए। फिर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ वो किसी हद तक डील नहीं करना चाहते थे, उन्होंने वो डील भी कर ली। और जो लोग उन्हें एडजस्टमेंट के लिए कहेंगे, उन्हें लोगों को एडजस्टमेंट भी कर लिया। देखिए, समझने वाली बात इस वक्त ये है, थोड़ी सी मेरी गुजारिश ये है कि इस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट अफवाज पाकिस्तान परसेप्शन के लिहाज से एक दबाव का शिकार है। एक पूरा उनके खिलाफ एक माहौल बनाया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों ने बनाया, फिर सोशल मीडिया पे जिस तरीके से कैंपेन चलाई गई, मैं समझता हूँ ये अफसोसनाक भी है, लेकिन ये एक बड़ा चैलेंज भी है। दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ सब एक दबाव का शिकार रहे। जो मियां नवाज शरीफ माजी की एस्टैब्लिशमेंट की वजह से उनकी परसेप्शन खराब की गई, दो पार्टियों को टारगेट किया गया। इमरान खान साहब उस वक्त कंधा दे रहे थे और मियां नवाज शरीफ को पंजाब के अंदर एक बड़ा चैलेंज के तौर पे जो है वो देखना पड़ा अपने मामलात को। अब इस दोनों सूरत हाल में एस्टैब्लिशमेंट हो या मियां नवाज शरीफ, मेरे ख्याल में दोनों को इस बात का इदराक है, इस परसेप्शन को ठीक करने के लिए अब उन्हें आगे बढ़ना है और मिलजुल कर चीजों को चलाना है। ये सारी चीजें मिलजुल कर चलेंगी। मुझे नहीं लगता कि मियां नवाज शरीफ अब वो वाली बात करेंगे जो 97 में कहा करते थे। 97 आप बहुत पीछे चले गए सर, 2013 की बात करें। मियां नवाज शरीफ उससे बहुत पीछे हट चुके हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन की बात आई, लोग कहते हैं जी नहीं जी PMLN ने खुद कर दिया। मियां नवाज शरीफ साहब की उसमें आमादगी शामिल थी। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ सियासत के अंदर बात चीजें वक्त के लिहाज से बदलती हैं। आज PMLN को जो चैलेंज है, आज एस्टैब्लिशमेंट को जो चैलेंज है, इस सूरत हाल में ऐसा नहीं लगता कि वो मुस्तकबिल करीब में कोई जल्दी कोई लड़ाई हो सकती है या दूरियां पैदा हो सकती हैं। इमरान खान की भी कभी ये दूरियां पैदा ना होती अगर कुछ चीजों पे वो अपने आप को मोहतात रवैया अख्तियार कर लेते, तो ये दूरियां ना होती। बाकी रही बात, देखिए मैं गुजारिश आपसे करूं, पाकिस्तान की सियासत में जब तक सियासी जमातें जब तक जमहूरी अंदाज से अपनी पार्टियों को नहीं चलाएंगी, वो रास्ते तलाश नहीं करेंगी। खान साहब ने इसी रास्ते का इंतखाब किया, उनको वापस जाना पड़ा। अब अगर आज भी सियासी जमातें अगर अपने आप को इक़्तिदार में आने के बाद अपनी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं करती, अपने आप अवामी मसाइल हल करने की तरफ तवज्जो नहीं देती, ठीक है नसरुल्लाह मलिक साहब, लास्ट कमेंट ज़मीर हैदर साहब, लास्ट कमेंट आपसे लूंगी। जैस्मीन क्विकली, एक तो ये कि जनरल कमर जावेद बाजवा को जब एक्सटेंशन दी तो उस वक्त ये ज़हन में रखें कि मियां नवाज शरीफ साहब ना पंजाब में हुकूमत थी उनके पास, ना वफाक में हुकूमत थी, वो हुकूमत में नहीं थे। तो वो पंजाबी में का एक बड़ा एक है कि सानू की फर्क पड़ता है, दो वोट दो एक्सटेंशन। जब हुकूमत में होते हैं तो वो कुछ और रवैया होता है, एक चीज ये। दूसरी चीज जो अभी आमिर शाह ने बात की कि आइंदा आने वाली हुकूमत के लिए जो एक बेंचमार्क सेट किया जा रहा है वो सबसे बड़ा SIFC है, जिसको मैंने पहले कहा था कि सबसे बड़ा चैलेंज जो भी नई हुकूमत आएगी उसके लिए मुआशी चैलेंज होगा, चाहे वो अभी IMF सबसे बड़ा चैलेंज। ठीक, ज़मीर हैदर साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज का वक्त यहीं खत्म होता है, आपसे फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।